नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन स्क्रीन में सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन की। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर चल रही सियासत के बीच राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम ने राज्यों के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए रेट निर्धारित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 18 और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 1.25 करोड़ से ज्यादा है। इस स्थिति में सरकार को शुरुआती दौर में वैक्सीन पर लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। वहीं इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि सीएम ने विधानसभा सत्र में ही कहा था कि राज्य की जनता के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वैक्सीन की उपलब्धता लगातार सुनिश्चित कराएं। तो छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय ले लिया है कि वैक्सीनेशन 45 साल से कम उम्र का केंद्र सरकार अगर पीछे हटती भी है तो निःशुल्क नागरिकों को उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक फैसला छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है कि जितनी मात्रा में अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनसे भी मांग की है कि जितनी पर्याप्त मात्रा में हमको इस वैक्सीन की आवश्यकता पड़े वो केंद्र सरकार हमको उपलब्ध कराए। तो एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वैक्सीन के लिए उन्होंने कहा है, मगर ये बजट सत्र में उन्होंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि हम वैक्सीन लगाएंगे, सरकार हमको अनुमति दे दिया, लगा रहे हैं, अच्छी बात है। कोरोना संक्रमण का फैलाव छत्तीसगढ़ में रुकने का नाम नहीं ले रहा। नए नए मामले रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 72 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी बीच राज्य में ट्रिपल म्यूटेंट की भी खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के कुछ हिस्सों में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट पाया गया है, जिसने कोरोना संक्रमण को अचानक से बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रिपल म्यूटेंट की वजह से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ती जा रही है और इसका पीक अभी आना बाकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया म्यूटेंट काफी शक्तिशाली है, जो शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि उसके इलाज का प्रोटोकॉल कोरोना के मूल वेरिएंट जैसा ही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संक्रमण खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं। नए वेरिएंट मिलने की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार भी चिंतित है। केंद्र ने भी राज्यों से अपील की है कि कोरोना संक्रमित सैंपल्स को रैंडमली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर म्यूटेशन से जुड़े संक्रमण के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। ग्वालियर में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीज और मौतों के बाद भी शहर के लोग कोई सबक नहीं ले रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने 22 अप्रैल तक शहर में कर्फ्यू लगाया है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट, शहर में बिना मतलब घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में सुबह 9 बजे तक की ढील दी जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी लोगों को कोरोना से बचाने के लिए तेज धूप में सड़कों पर निगरानी रख रहे हैं। इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। शहर में बनाए गए चेकिंग पॉइंट से बचने के लिए वाहन चालक गली मोहल्लों की सकरी सड़कों का फायदा उठाकर निकल रहे हैं। वहीं ग्वालियर SP ने शहर के 6 पॉइंट निर्धारित किए हैं, जहां लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। वहां पर पुलिस अमला अब तंबू लगाकर बैठेगा। तो आज से शहर के 9 प्रमुख चौराहों पे अतिरिक्त बल दिया है, जो कि करीब 12 साढ़े 12 बजे से लेके और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, जब तक कि हमारा थाने का फिर से दोबारा से फोर्स आता है, तब तक इन 9 चौराहों पे ये चेकिंग करेंगे। मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण अदालत में भी कहर बनकर टूट रहा है। प्रदेश की निचली अदालतों में जब बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं, तो हाईकोर्ट के चीफ ने अदालतों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रकीफ ने निर्देश पर हाईकोर्ट ने प्रशासन ने प्रदेश की निचली अदालतों के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसमें तय किया गया है कि अदालतें 50% स्टाफ के साथ रोटेशनल प्रणाली पर ही काम करें। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है,
वहां जिला न्यायाधीश जरूरी फैसले ले। इनमें सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जाए। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जिला अदालतें पक्षकारों या वकीलों की गैर मौजूदगी में कोई विपरीत आदेश जारी ना करे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जमकर उदासीनता बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ का एक जवान कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर 8 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाता रहा। जवान ने अस्पताल के कर्मियों और लोगों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। 8 घंटे के बाद मीडिया की दखल के बाद जवान की पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीधी जिला निवासी बीएसएफ का जवान विनोद तिवारी त्रिपुरा में पदस्थ है, जो 4 दिन की छुट्टी लेकर कोरोना संक्रमित पत्नी का इलाज कराने संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, पर यहां सरकारी सिस्टम की नाकामी से उसे परेशान होना पड़ा। पिछले हॉस्पिटल पे आया, जांच करवाया सब, उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है, न कहीं कुछ हो पा रहा है। मैं ले गया था तो दिल्ली हॉस्पिटल में भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपनी फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं सर यहाँ भी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन है। सब्जी और दूध जैसी आवश्यक चीजों की सप्लाई जारी है, मगर दतिया में सब्जी और दूध की बिक्री पर कलेक्टर की सख्ती देखने को मिली। दरअसल सुबह जब लोग दूध लेने दुकानों पर गए तो दुकानें बंद मिली। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने खाली बर्तन बजाकर प्रशासन के आदेश का विरोध किया। ग्रामीण इलाकों से दूध लेकर डेयरी पहुंचे लोगों ने भी जब सब कुछ बंद देखा तो वे भी भड़क गए। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, चाय के लिए, बच्चे दूध के लिए परेशान होते हैं। एक ऐसी महती आवश्यकता है ये, इसको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूँ शासन को। दूध लेने आए तो वो पहले से बंद हो गई, 9 बजे के पहले भी आए तभी मतलब दुकान यहाँ से मतलब बंद कर दी गई, एक दिन पहले बंद कर दी गई है। तो हम लोगों को दूध करेंगे, बच्चे दूध नहीं पी रहे, पाउडर का पीते नहीं है बच्चे दूध की दुकानें खुलना चाहिए, सभी को दूध मिलना चाहिए। कोरोना का संक्रमण है उसको नियंत्रित रखने का चुनौती है, लोगों की जान बचाने की चुनौती है। इसलिए ऐसे तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक समारोह टाले जाएं और उसको करने की अनुमति हम नहीं देंगे, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। नक्सलियों ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने पहली बार नक्सल ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। उनका दावा है कि 19 अप्रैल को पामेड़ थाने के नजदीक नक्सलियों की जन मिलिशिया टुकड़ी को निशाना बनाते हुए 12 बम ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं। इन बमों की वजह से हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन नक्सलियों ने यह दावा किया है कि सुबह 3 बजे योजनाबद्ध तरीके से ये हमला किया गया। जिस जगह पर बम गिराए गए उन 2 जगहों के नाम भी नक्सलियों ने प्रेस नोट में बताए हैं, जो पामेड़ के नजदीक गोतालंका एवं पाला गुडेम है। ये दोनों ही जगह उस इलाके के नजदीक है जहां पर 22 जवानों की शहादत हुई थी। नक्सलियों ने दावा किया है कि ड्रोन हमलों के जरिए सरकार हवाई हमले से नक्सलियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। नक्सलियों ने अमित शाह और केंद्र सरकार के इशारे पर इस हमले की योजना बनाए जाने की भी बात कही है। स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने ये प्रेस नोट जारी किया है। उधर सीआरपीएफ ने प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों के दावों को खारिज किया है, जबकि बस्तर आईजी ने भी इसे नक्सलियों की बौखलाहट बताया है। सीपीएम आदि संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकानों पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। दुर्ग जिला पुलिस को अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कवर्धा से शराब से भरी 2 गाड़ियां प्रवेश करने वाली हैं। सूचना पर धमदा और नंदिनी थाना क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हुई और दोनों वाहनों को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। दोनों गाड़ियों से पुलिस को 44 पेटी शराब मिली है, जिसकी कीमत करीब 2,53,440 रुपए आंकी गई है। जांच में पता चला है कि ये शराब अरुणाचल प्रदेश की है, जिसे जिले में खपाने का प्रयास किया जा रहा था।
पुलिस शराब सहित दोनों वाहनों को जब्त कर जांच में जुट गई है। बीजेपी ने शराब तस्करी की घटनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शराब तस्करों का पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। कोरबा में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इस निर्मम हत्याकांड का मास्टरमाइंड एक महिला निकली जो मृतक की सगी भाभी है। इसकी कल्पना स्वयं मृतक हरीश कंवर ने नहीं की रही होगी। उसकी अपनी भाभी ही खून की प्यासी हो जाएगी। पहले से बनाए जा रहे इस प्री प्लान मर्डर की योजना को 21 अप्रैल तड़के भाभी के इशारे पर उसके सगे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया, किंतु 6 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। जर, जोरू और जमीन के लिए खूनी खेल का होना नया नहीं है। कोरबा के भैंसमा में अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर के परिवार में 3 लोगों की नृशंस हत्या का सनसनीखेज वारदात में उनके बेटे हरीश कंवर, हरीश की पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी का लाश खून से लथपथ उनके ही घर में मिला। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ आरोपियों की तलाश में सक्रिय हो गई। घटना स्थल के बाहर पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने पर 2 लोग घर के भीतर घुसते नजर आए और ऐसे ही खोजी डॉग घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर बाजार लगने वाले स्थान पर पेड़ के पास जाकर ठहरा और यहां से चीतापाली की ओर जाने वाले मार्ग में आगे बढ़ा। इस संकेत का पुलिस ने पीछा किया और ग्राम डोंगरदहा होते हुए सलिया भाठा नोनबिर्रा मार्ग तक पहुंचे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। तो जब सीसीटीवी की तफ्तीश की गई तो जो बड़े भाई की बीवी है उसके भाई ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया कि कैसे भी करके इनको बदला भी लिया जाए और इनको या रास्ते से हटाया भी जाए। तो इसी में प्लानिंग कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक 6 लोगों को जो देखा गया उसमें अरेस्ट किया गया है। पुलिस को सलिया भाठा डैम में जले हुए कपड़े के अवशेष मिले जिन्हें जब्त किया गया। जानकारी ये भी आई कि हत्या और हत्यारे के तलाश के मध्य डायल 112 को फोन कर इस मार्ग में सड़क दुर्घटना की सूचना दी गई थी और एम्बुलेंस से परमेश्वर नामक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस आधार पर पुलिस सीधे परमेश्वर के पास अस्पताल पहुंची, जिसके आंख और चेहरे के आसपास जख्म बने थे जो दुर्घटना के नहीं थे। दरअसल अपने बचाव में हरीश कंवर ने हथियार छीनकर हमला किया था, जिससे यह चोट लगी। युवक को हिरासत में लेने के बाद उसकी बहन हरभजन की पत्नी की इस वारदात में भूमिका उजागर हुई। इस पूरे मामले में हरभजन की भी भूमिका थी। संपत्ति और पारिवारिक विवाद में उसने भी अपनी पत्नी का साथ दिया। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतक हरीश के भाई हरभजन, उसकी पत्नी, उसकी नाबालिग बेटी, उसके भाई के साले परमेश्वर और उसके भाई व उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाड़ेश्वर महावर को जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में महावर के 2 भाइयों की भी तलाश की जा रही है। हत्या के प्रयास की घटना जमीन के विवाद को लेकर बताई जा रही है। महावर समेत रंजीत और अमित के खिलाफ भी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व पार्षद ठाड़ेश्वर महावर और उनके भाइयों का पड़ोसी शुभम और सुरेश पारिक से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर रामपुर के आजाद चौक इलाके में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान शुभम और सुरेश पर सब्बल से हमला कर दिया। शुभम के सिर में गंभीर चोट आने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेरा भांजा और मेरे बहनोई साहब, ये दोनों का किसी बात पे विवाद हुआ। कोई जमीन का पुराना मामला था, जो भी विवाद हुआ। ये वहाँ पे कोई ठाणेश्वर महाराज जी हैं, पार्षद या प्रदेश अध्यक्ष जो भी हों शिवसेना के, और वो और उनके भाइयों ने इससे बात करने सिंपली में पहुंचे वहाँ पे उनके भाइयों ने, और उन्होंने सीधा हमला करना बोल दिया। गाड़ी से उतर नहीं पाए। सब्बल से हमला और फावड़े से हमला किया शुभम पारिक के ऊपर, जिससे कि उसके सिर में गंभीर चोट आई है। फलते हमने मेडिकल कराने के पश्चात उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मामला 307 की धारा के अंतर्गत है और इसमें ठाड़ेश्वर महावर को हमने गिरफ्तार कर लिया है।